दोस्तों हम सब जानते हैं कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिकन डॉलर यानी यूएस डॉलर दुनिया की रिज़र्व करेंसी बन चुका था। इसी रिज़र्व करेंसी की वजह से यूएस डॉलर इतनी सारी डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है दुनिया में, जो कि दुनिया का ज़्यादातर ट्रेड इसी डॉलर की वैल्यू में होता है। दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो डॉलर के टर्म्स में रखते हैं। इसी डॉलर की वजह से अमेरिका को वो ताकत मिलती है, वो इकोनॉमिक ताकत मिलती है जिसका अमेरिका जगह जगह इस्तेमाल करता फिरता है, सैंक्शंस लगाता फिरता है। कोई देश अगर उसके मुताबिक काम नहीं करता तो उसके एसेट्स को भी फ्रीज कर सकता है। सैंक्शंस लगाने की ताकत, दुनिया भर के ट्रेड को डोमिनेट करने की ताकत, स्विफ्ट सिस्टम पे कंट्रोल और स्विफ्ट सिस्टम के ज़रिए ग्लोबल ट्रेड को डोमिनेट करने की ताकत, अमेरिका की इकोनॉमी की ताकत आती है अमेरिका के डॉलर से और उसके प्रभुत्व और उसके प्रभाव से। और ये हमेशा से यही पैटर्न रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि देश इसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। डी डॉलराइजेशन को लेके थोड़े थोड़े धीरे धीरे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं अलग अलग देशों के थ्रू। इसी के रिगार्डिंग चाइना भी एक मास्टर प्लान लेके आया है। क्या वो मास्टर प्लान है? जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो चाइना कुछ एक मेजर प्लान लेके आया है डी डॉलराइजेशन के रिगार्डिंग, डॉलर को कमज़ोर करने के रिगार्डिंग। क्या वो प्लान है? भारत इसमें क्या कर रहा है? इन सब चीज़ों के बारे में हम कवर करेंगे। अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फ्यूचर क्या होने वाला है, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे और भारत पे क्या पड़ने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे वीडियो पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और अब हम इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर जो है, जिस पे हमेशा से यूएस डॉलर का प्रभाव रहा है, वो धीरे धीरे क्रैक कर रहा है। जो पुराना फाइनेंशियल ऑर्डर था, जो डॉलर डोमिनेटेड फाइनेंशियल ऑर्डर था, जिसमें डॉलर दुनिया की सबसे डोमिनेंट रिजर्व करेंसी बनी रही कई दशकों तक, वो ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर अब धीरे धीरे क्रैक कर रहा है, क्योंकि उसे चैलेंजेस मिल रहे हैं किसी एक सोर्स से नहीं बल्कि मल्टीपल सोर्सेज से। दो सबसे इंपॉर्टेंट पैरेलल फोर्सेस हैं जो सबसे ज़्यादा चैलेंज क्रिएट कर रही हैं इस ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर के लिए। एक वजह है जो अमेरिका की बनाई हुई है, और एक वजह है जिसे चाइना और चाइना के साथ ही दुनिया के कई और दूसरे देश अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। सबसे पहली फोर्स है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, अमेरिका की खुद की डेट क्राइसिस, अमेरिका का उधार, जो कि बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी कुछ ही महीने पहले मैं बात कर रहा था लोगों से, तो तब वो कुछ 36 ट्रिलियन डॉलर्स का था। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अमेरिकन डेट ऑलमोस्ट 40 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब पहुँच चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर लगभग कर्जा अमेरिका ने ले लिया है मात्र कुछ महीनों के अंदर। दूसरा जो फैक्टर है वो है चाइना का गोल्ड एक्यूमुलेट करने का जो रन चल रहा है उसके बारे में। चाइना बहुत ही तेज़ी से दुनिया भर का गोल्ड अपने यहाँ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, अपने गोल्ड रिजर्व्स को लगातार बढ़ाते जा रहा है। ये एक डेलिबरेट मूव है चाइना की तरफ से अपना डॉलर डिपेंडेंस कम करने का। और ये सिर्फ चाइना नहीं कर रहा है, ये दुनिया के और भी देश कर रहे हैं, लेकिन चाइना चूंकि एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है, तो जब चाइना ऐसा करता है तो वो एक बड़े स्केल पे करता है और उसका इम्पैक्ट भी दुनिया पे ज़्यादा महसूस होता है। तो अब मेन सवाल ये है कि क्या दुनिया धीरे धीरे एक डॉलर सेंट्रिक सिस्टम से हट के एक मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ जा रही है, और ये सब जो चाइना कर रहा है इसका क्या असर पड़ने वाला है आप पे, क्या असर पड़ने वाला है उन इन्वेस्टर्स पे जिनके पैसे डॉलर डोमिनेटेड एसेट्स में लगे हुए हैं, इसके बारे में भी हम आगे वाली स्लाइड्स में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस डेट क्राइसिस की। 40 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच रहा है यूएस का लोन लगातार, और इसकी वजह यह है कि यूएस हमेशा अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्चा करता है। लगातार हम देख रहे हैं साल दर साल परसिस्टेंट ट्रिलियन डॉलर डेफिसिट्स यूएस को हो रहे हैं। यानी यूएस के जो टैक्स रेवेन्यू है, जितना रेवेन्यू यूएस इकट्ठा करता है टैक्स वगैरह के माध्यम से, उससे 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा अमाउंट यूएस हर साल खर्च कर रहा है। इस साल प्रोजेक्शन है कि ये डेफिसिट 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स पहुंचने वाला है, यानी लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट होने वाला है। अब जब आमदनी से ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हैं तो उस खर्चे की भरपाई करने के लिए आपको पैसे तो कहीं से जुगाड़ने पड़ेंगे। कहाँ से लेंगे? आपको लोन लेना पड़ेगा। यानी यूएस का डेट फर्दर 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर बढ़ने वाला है एक साल के अंदर अंदर। इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो लगभग यूनाइटेड स्टेट्स टोटल जो टैक्स रेवेन्यू कमाता है साल का, उसका 30% सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में भर देता है। भारत के लिए भी ये स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। भारत भी लगभग 20% अपने टैक्स रेवेन्यू का इंटरेस्ट पेमेंट में चुकाता है। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं अमेरिकन टैक्स रेवेन्यू और इंडियन टैक्स रेवेन्यू का, जब हम कंपेयर करते हैं कि यूएस इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से कुछ 6-7 गुना बड़ी है, उस इकोनॉमी के टैक्स रेवेन्यू का 30% अगर वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो ये अपने आप दिखाता है कि यूएस पे कितना ज़्यादा उधार है, कितना ज़्यादा लोन है। सिर्फ इंटरेस्ट की बात करें तो 1 ट्रिलियन डॉलर साल का सिर्फ ब्याज देता है अमेरिका अपने उधार के ऊपर। सिर्फ ब्याज 1 ट्रिलियन डॉलर यानी 1 लाख करोड़ रुपए।
इसका इम्प्लीकेशन ये हो रहा है कि जो फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से अमेरिका को लगातार और कर्जे लेने पड़ रहे हैं, और कर्जे लेने की वजह से जो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है अमेरिका को, वो और बढ़ता जा रहा है। और इसकी वजह से धीरे धीरे अमेरिकन बजट, अमेरिकन टैक्स फंड्स, ये इतने ज़्यादा प्रेशर में आ रहे हैं कि अमेरिका के पास अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसे ज़्यादा बच नहीं रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा खर्चा इंटरेस्ट पेमेंट का है, और टैक्स रेवेन्यूज़ जो आ रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला जा रहा है, और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं बच रहा है कि वो प्रोडक्टिव चीज़ों में खर्च कर सके। इसकी वजह से धीरे धीरे डॉलर अपना ग्रिप कहीं ना कहीं खो रहा है। यूएस डॉलर का जो शेयर है ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, वो गिर चुका है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि यूएस पे किस तरह डेट का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, किस तरह लोन्स अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर पाइल अप होते जा रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि ये लोन्स अनकंट्रोलेबल हो गए हैं। यूएस चाहता ही नहीं है इन लोन्स को कंट्रोल करना, वो इसे रन ऑफ करने देना चाहता है, और आगे चल के यूएस सिंपली कह देगा कि हम डिफ़ॉल्ट करते हैं और हम आपके पैसे नहीं दे पाएंगे। इसकी वजह से डॉलर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है। यूएस तो शायद खुद को बचा ले जाए इस डेट बॉम्ब से, लेकिन इससे उसकी इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, और यूएस डॉलर की वैल्यू पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। साथ ही साथ अगर जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं जो यूएस डेट में इन्वेस्टेड हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा यूएस के पास ऑब्वियसली, अगर आपने यूएस ट्रेजरीज वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है, तो यूएस के पास आप पे सैंक्शंस वगैरह लगाने की ताकत रहती है। तो देश ये देख रहे हैं कि ये दो धारी तलवार है, आप यूएस की बात नहीं मानेंगे तो यूएस आप पे सैंक्शंस लगा सकता है, या कल को अगर यूएस डिफ़ॉल्ट करता है तो आपके सारे इन्वेस्टमेंट जा सकते हैं। इस वजह से दुनिया के देश अब धीरे धीरे यूएस डॉलर्स और यूएस डॉलर डोमिनेटेड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रहे हैं, और इसीलिए ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, जिसमें जनरली देश डॉलर्स रखा करते थे, अब वो डॉलर को रखना कब कर रहे हैं। और इसलिए यूएस डॉलर का शेयर पिछले 3 दशकों में, यानी पिछले 30 सालों में ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में सबसे कम हो गया है। 74% ऑफ सेंट्रल बैंक्स, हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे देश में आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, मेन बैंक जो होता है, दुनिया भर के 74% सेंट्रल बैंक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्दर जो ग्लोबल रिजर्व्स हैं उसमें डॉलर का शेयर और ज़्यादा गिरने वाला है अगले 5 सालों में। 89% सेंट्रल बैंक्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जहां डॉलर का शेयर ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में गिरने वाला है, वहीं गोल्ड का शेयर बढ़ने वाला है अगले 1 साल के अंदर अंदर। और इसमें हमारा भारत देश भी शामिल है। भारत भी बहुत तेज़ी से अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रहा है। दुनिया के कई और देश भी ऐसे कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो इसमें काम कर रहा है वो है चाइना। चाइना ने अपने डॉलर एक्सपोजर्स को 2010 से अब तक 70% से कम करके 50% तक ला दिया है, और फर्दर और तेज़ी के साथ चाइना अपने यूएस डॉलर्स के एक्सपोजर को कम कर रहा है। इसी तरह दुनिया के बाकी देश भी अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में गोल्ड के रेशियो को बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे अपने डॉलर्स को गोल्ड से रिप्लेस कर रहे हैं। चाइना के बारे में बात करें तो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोल्ड बाइंग स्प्री चल रही है। रिकॉर्ड तोड़ तरीके से वो गोल्ड को खरीद रहा है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो उनका सेंट्रल बैंक है, उसने गोल्ड रिजर्व्स को लगातार 19 महीनों से वो बढ़ाता जा रहा है, यानी हर महीने वो और गोल्ड खरीद रहे हैं। उनके गोल्ड रिजर्व्स लगातार पिछले 19 महीनों से बढ़ रहे हैं। इस समय चाइना का जो ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व है वो कुछ 2300 टन है। नवंबर 2022 से पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने लगभग 300 टन गोल्ड अपने रिजर्व्स में ऐड किया है। इस समय जो टोटल रिजर्व्स हैं पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के पास, उस टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का लगभग 9% सिर्फ गोल्ड है, क्योंकि चाइना इस बात को समझता है कि जितना ज़्यादा हमारा फॉरेन एक्सचेंज गोल्ड के फॉर्म में होगा, उतना हम कम डिपेंडेंट होंगे अमेरिका पे और अमेरिकन पॉलिसीज़ पे। अगर हम स्केल ऑफ बाइंग की बात करें कि चाइना किस स्केल पे गोल्ड को खरीद रहा है, तो ये है कि ऑफिशियल रिजर्व्स तो ये है कि 2313 टन सोना इस समय चाइना के पास है। लेकिन कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि चूंकि हम बात यहाँ चाइना की कर रहे हैं, और चाइना कभी भी एक्चुअल फिगर्स दुनिया के सामने नहीं रखता है, कुछ लोगों ने तो ये तक अंदाज़ा लगाया है कि चाइना के पास इससे कहीं ज़्यादा सोना है, और वो अपने गोल्ड होल्डिंग्स की एक्चुअल फिगर लोगों को नहीं बता रहा है। और ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है चाइना के पास इससे 10 गुना ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स हों, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने एक्चुअल गोल्ड रिजर्व्स को दुनिया के सामने नहीं रख रही है। लेकिन ये बात क्लियर है कि चाइना एक गोल्ड बाइंग स्प्री पे है, लगातार सोना खरीद रहा है, और ये चीज़ बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक कैंपेन है। और चाइना अकेला नहीं है जो ऐसा कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टर्की, नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड, रशिया, इसी तरह कई और देश लगातार गोल्ड को खरीदते जा रहे हैं। 2024 के Q1 में सेंट्रल बैंक्स ने दुनिया भर के लगभग 250 टन सोना खरीदा था, और उसके बाद लगभग हर क्वार्टर में पिछले 10 लगातार 10 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, यानी कि लगभग पिछले 2.5 साल से हर क्वार्टर यानी हर 3 महीने पे दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो 200 टन सोना हर 3 महीने पे खरीदते जा रहे हैं।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का ये मानना है कि सेंट्रल बैंक्स ने इसी साल यानी 2026 में लगभग 850 टन सोना खरीदा है। ये एक सिस्टमैटिक मूव है जिसमें दुनिया भर के देश डॉलर्स के ऊपर से अपना रिलायंस कम कर रहे हैं, और ये सिर्फ चाइना नहीं कर रहा है बल्कि बहुत से देश कर रहे हैं। इसके अलावा चाइना ने एक और बहुत बड़ा काम किया है, पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड के बारे में चाइना ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन अपने देश में लिया है। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि पेपर गोल्ड होता क्या है। पेपर गोल्ड एक तरह का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर ऑप्शन और ईटीएफ जैसा, जो रिप्रेजेंट करता है क्लेम्स ऑन गोल्ड विदाउट फिजिकल डिलीवरी। यानी आपके पास फिजिकल गोल्ड नहीं है लेकिन उसके ऊपर क्लेम को रिप्रेजेंट करता है पेपर के फॉर्मेट में। अगर कोई सेलर 10 सर्टिफिकेट एक रेयर कॉइन का इशू कर देता है तो इसका प्राइस 1/10 हो जाता है, बिकॉज सप्लाई इज आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड। ठीक है, अगर एक गोल्ड कॉइन है उसके बदले 10 सर्टिफिकेट उसी गोल्ड कॉइन के इशू हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उस गोल्ड कॉइन की प्राइस 1/10 हो जाएगी और उस गोल्ड की प्राइस गिर जाएगी। और यही होता है कोमेक्स न्यूयॉर्क और एलबीएमए लंदन, ये वो एक्सचेंजेस है जहाँ पे पेपर गोल्ड ट्रेड होता है। ट्रेडर्स बिल्कुल भी फिजिकल डिलीवरी नहीं लेते, पेपर क्लेम्स लेते हैं, जिससे कि जो कि बहुत सारे पेपर क्लेम्स लेते हैं जिससे कि गोल्ड की वैल्यू आर्टिफिशियली नीचे होकर रहती है। वेस्टर्न गोल्ड मार्केट पूरी तरह से इसी इल्यूजन ऑफ गोल्ड सप्लाई पे बने हुए हैं जहाँ पे एक्चुअल फिजिकल गोल्ड डिलीवर नहीं हो रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि भाई ये जो पेपर है, पेपर गोल्ड है, ये गोल्ड के इट इज़ बैक्ड बाय गोल्ड और देयरफॉर इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि एक्चुअल फिजिकल गोल्ड की वैल्यू मार्केट्स में गिरने लग जाती है। 24 जून 2026 को चाइना के लार्जेस्ट बैंक आईसीबीसी, इन लोगों ने पूरी तरह से पेपर गोल्ड ट्रेडिंग को शट डाउन कर दिया रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। और इसका ऑफिशियल रीज़न ये बताया जाता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट रिटेल ट्रेडर्स को बचाना चाहती है। जो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी होती है, गोल्ड का प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा था तो इससे रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान ना हो, ये बचाने के लिए चाइना का ऐसा कहना है कि उन्होंने ये किया है। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि चाइना अपने गोल्ड रिजर्व्स की रियल प्राइस का अंदाज़ा लगाना चाहती है। अगर ये पेपर ट्रेडिंग बंद हो जाएगा तो आप उसी गोल्ड को ट्रेड करेंगे जो कि फिजिकली अवेलेबल है, और इसलिए तब गोल्ड जितना अवेलेबल है, जितनी सप्लाई है, उसी के हिसाब से उसका प्राइस तय होगा और सप्लाई डिमांड मैच होने की कोशिश करेगी, जिस वजह से गोल्ड की जो एक्चुअल प्राइस है वो सामने आएगी। गोल्ड के प्राइसेस इस वजह से बढ़ सकते हैं। यही नहीं, चाइना ने अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को भी 140% तक बढ़ा दिया है ताकि पूरी तरह से चाइना में पेपर गोल्ड की ट्रेडिंग बंद हो जाए। ऐसा करने से लेवरेज और स्पेकुलेशन जैसी चीज़ें जो गोल्ड मार्केट में होती हैं वो बंद हो जाएंगी और चाइना सप्लाई डिमांड को मैच करके गोल्ड के एक्चुअल प्राइस को डिस्कवर कर पाएगा। और अब ये सब चाइना आखिर कर क्यों रहा है? जियोपॉलिटिकल मोटिव क्या है? तो 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो यूएस ने सबसे पहले रशिया के जितने फॉरेन रिजर्व्स थे उनको फ्रीज कर दिया। कुछ 500-600 अरब डॉलर का के रिजर्व्स थे रशिया के जो फ्रीज हो गए, जो अमेरिका ने ब्लॉक कर दिए। इससे पूरी दुनिया को ये मालूम पड़ा कि अगर आप अपने फॉरेन रिजर्व्स डॉलर्स में रखते हैं तो कल को अगर यूएस चाहे तो आपके रिजर्व्स को ब्लॉक कर सकता है, आपकी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ी चोट पहुंचा सकता है। वो तो रशिया के पास तेल था, गैस था, तो रशिया सर्वाइव कर गया, वरना कोई नॉर्मल इकोनॉमी होती तो उसकी बहुत हालत ख़राब हो जाती। उससे हमने ईरान के केस में देखा कि फर्दर यूएस के सैंक्शंस हैं, यूएस फंड्स को ब्लॉक कर देता है, ऑयल पेमेंट्स को ब्लॉक कर देता है, तो फर्दर डी डॉलराइजेशन को लेके देशों में इंटरेस्ट जागा। चाइना ने अपना खुद का युआन बॉर्डर पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया हुआ है, जिससे एक ही दिन में $180 बिलियन का ट्रांजैक्शन देखा गया। ये स्विफ्ट सिस्टम जो यूएस डोमिनेटेड है उसका एक ऑल्टरनेटिव है। मिडिल ईस्टर्न ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं उन्होंने ईरान का एग्जाम्पल देखा कि किस तरह ईरान के ऑयल का पैसा अलग अलग देशों में यूएस ने ब्लॉक करवा दिया, तो धीरे धीरे वो भी पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन के सिस्टम की ओर स्विच कर रहे हैं। गोल्ड सैंक्शंस प्रूफ माना जाता है। यूएस डॉलर्स पे सैंक्शन लगा सकता है लेकिन गोल्ड पे नहीं। गोल्ड को फ्रीज नहीं कर सकते, सीज नहीं कर सकते, उसे वेपनाइज नहीं कर सकते किसी देश के खिलाफ, और इसलिए चाइना धीरे धीरे एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम बना रहा है जो यूएस कंट्रोल से बाहर है। चाइना का मास्टर प्लान है रिक्रिएट करना ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के पहले वाले फाइनेंशियल सिस्टम को। 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने डॉलर को, जो पहले डॉलर को गोल्ड बैक माना जाता था कि एवरी सिंगल डॉलर इज बैक्ड बाई एन इक्वल अमाउंट ऑफ गोल्ड, उसको उन्होंने डीलिंग किया और गोल्ड को फिएट और गोल्ड को डेट में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि 1971 में ये पेपर नोट या फिएट करेंसी सिस्टम की शुरुआत हो गई। चाइना उसी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के पहले वाला सिस्टम जो कि गोल्ड बैक सिस्टम था उस पर लौटना चाहता है। चाइना जानता है कि फॉरेन कंट्रीज युआन पे डायरेक्टली उतना ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन अगर चाइना बहुत सारा गोल्ड एक्यूमुलेट कर लेता है और जिस तरह यूएस ने डॉलर के डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए एक समय पे कहा था कि हमारा डॉलर इज बैक्ड बाय गोल्ड, और उसी के बाद दुनिया भर के देशों ने डॉलर को एज ग्लोबल रिजर्व करेंसी एक्सेप्ट करना शुरू किया था, तो चाइना भी ऐसा ही कुछ कहना चाहता है। वो भी अपने पास गोल्ड को स्टोर करके एक बड़ा
मैसिव पाइल ऑफ गोल्ड को स्टोर करके अपने युआन को भी कह सकता है कि इट इज़ बैक्ड बाय गोल्ड, और इसको लेके वो धीरे धीरे दुनिया में युआन की पहुंच को, रीच को और युआन की एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ा के डॉलर को चैलेंज करना चाहता है। हालांकि ये इतना ईजी नहीं होगा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट एटलीस्ट एक क्रूड प्लान यही है। इसके अलावा ब्रिक्स के डायमेंशन को भी देखना होगा। ब्रिक्स कंट्रीज बहुत समय से अपनी खुद की एक करेंसी लॉन्च करने की सोच रही हैं। डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात हुई है। यूनिट उस डिजिटल करेंसी का नाम है। 40% उसे फिजिकल गोल्ड से बैक किया गया है और 60% उस करेंसी को बैक किया जा रहा है बाय अ बास्केट ऑफ करेंसीज ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज, जिसमें युआन है, इंडियन रुपी है, रशियन रूबल है, रियाल है और रैंड जो साउथ अफ्रीकन करेंसी है। इन सब करेंसीज को मिला के इस यूनिट करेंसी का 60% बैकिंग हो रही है और रिमेनिंग 40% गोल्ड से बैक किया जा रहा है। ये ब्रिक्स का बहुत बड़ा मूव है डी-डॉलराइजेशन की तरफ। अगर वो अपनी करेंसी लॉन्च कर देते हैं और अगर ब्रिक्स कंट्रीज आपस में अपनी करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो यूएस डॉलर के लिए टिक पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस समय 11 फुल मेंबर्स और 10 पार्टनर कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स के अंदर, जो इस नए फ्रेमवर्क को लेके आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और इसको लेके क्या कर सकते हैं, इस पर मंत्रणा चल रही है। कोशिश उनकी है एक ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की जहां पे यूएस के सैंक्शंस का असर ना हो। तो एक पायलट करेंसी सिस्टम है, डिजिटल ट्रेड करेंसी सिस्टम है जो कि गोल्ड बैक्ड होने वाला है मेजरली। अब जहां हम अमेरिका के डेट की बात कर रहे हैं वहां अमेरिका के पास भी एक सीक्रेट वेपन है अपने डेट को कुछ हद तक कम करने का, हालांकि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मैं इसे नहीं मानता, और वो है गोल्ड रिवैल्यूएशन। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है जो कि लगभग 8,000 टन है, और एक 1973 में लॉ बना था जिसके वजह से जो गोल्ड की वैल्यू है यूएस में वो फिक्स्ड है, पर आउंस $42। जो गोल्ड रिजर्व्स हैं यूएस में उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। तो यूएस के गोल्ड रिजर्व्स की वैल्यू इस वजह से बढ़ नहीं पा रही है क्योंकि यूएस ने अपने गोल्ड रिजर्व्स की वैल्यू फिक्स करके रखी है $42 पर आउंस, और उस वजह से यूएस के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू मात्र $11 अरब बनती है। लेकिन अगर करंट मार्केट प्राइस को देखा जाए जो कि लगभग $4,700 पर आउंस है, तो वही सोने की वैल्यू, उसी गोल्ड की वैल्यू $1.2 ट्रिलियन बन जाती है। यूएस अब इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहा है, अपने गोल्ड को रीवैल्यू करना चाहता है और मार्केट वैल्यू से मैच करा के अपने गोल्ड रिजर्व्स की वैल्यू को $1.2 ट्रिलियन पहुंचाना चाहता है, और ये बहुत ही जल्दी मुमकिन भी है। इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप और उनके लोग, उनकी मिनिस्ट्री के लोग बात कर चुके हैं। ये एक लास्ट डिच एफर्ट होने वाला है यूएस की तरफ से अपनी इकोनॉमी को सेव करने के लिए। हालांकि 30-40 ट्रिलियन डॉलर के डेट को देखते हुए इतने से गोल्ड रिजर्व से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब इन्वेस्टर्स के लिए, मैं कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं हूँ, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट लॉजिकली सोचने पे जो 3 की लेसन्स आप इस वीडियो से ले सकते हैं वो ये है कि 5 से 10% अपनी टोटल वेल्थ की फिजिकल मेटल्स में रखिए, जिस तरह से सेंट्रल बैंक्स रख रहे हैं, जिस तरह से आपके बाबा परदादा रखा करते थे। सोना खरीदिए या सिल्वर खरीदिए, उसे अपने पास रखिए। चाइना ने ऑलरेडी 140% मार्जिन बढ़ा दिया है स्पेकुलेटिव वाइप आउट्स खत्म करने के लिए। पेपर गोल्ड की ट्रेडिंग मुश्किल होने वाली है। जियोपॉलिटिकल मैनिपुलेशंस होंगे जिससे कि आपके अकाउंट की वैल्यू, जो भी आपके गोल्ड डोमिनेटेड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू गिर सकती है। लमसम इन्वेस्टिंग करने से बचिए, ठीक है, क्योंकि सारा पैसा अगर आप डाल देंगे एक साथ और मार्केट क्रैश हो जाता है तो आपका नुकसान ऑब्वियस है। तो ओवर अ टाइम, ओवर अ बास्केट ऑफ एसेट्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, सोच समझ के कीजिए। वेयर द मनी इज गोइंग यू हैव टू फॉलो द मनी। पैसे के रुख को देखिए, उसी हिसाब से कीजिए। फिजिकल गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कीजिए। ETFs बैक्ड बाय फिजिकल स्टॉक, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेपर डेरिवेटिव्स में आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय भारत।